जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वह टॉपिक है BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है भारतीय संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाएं। दोस्तों, यह जो आपका चैप्टर है ये BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है और इस चैप्टर की मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये सेकेंड पार्ट समझने में आसानी हो। इसके अलावा दोस्तों, BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं और अपने BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह यह पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान सभा ने संविधान को किस तरीके से बनाया था, और यह आपके नोट्स है जिसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे आप अपनी दिन भर की क्वेरीज भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस BA सेकेंड ईयर। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो पे चैनल पर जो वीडियो डालता हूँ आपकी पढ़ाई की, वह बहुत लंबी वीडियो डालता हूँ। क्यों? क्योंकि लंबी वीडियो डालने का ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि मेरा मतलब सिर्फ आपको टॉपिक को समझाना होता है, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए लिख समझाना। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं दोस्तों कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या समझा था। वैसे आप वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने यह समझा था कि भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है, संविधान का मतलब क्या है, भारत का संविधान बनाने के लिए किस तरह नेताओं ने आंदोलन किए और आंदोलन के बाद उन्होंने किस तरीके से मीटिंग करी, क्या क्या भारतीय संविधान का स्वरूप रखा, कैसे हमारा भारतीय संविधान सभा के लोगों का चुनाव हुआ, फिर हमारा भारतीय संविधान किस तर्ज पर बना और भारतीय संविधान को बनाने में कितना खर्च लगा, कैसे लगा। तो जो भी भारत के संविधान को बनाने का एक सफ़र था, हमने फर्स्ट पार्ट में उसके बारे में चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह यह चर्चा करने वाले हैं कि संविधान सभा को, मतलब संविधान को बनाने में किस प्रक्रिया का उल्लेख हुआ। मतलब दोस्तों, आप समझ रहे हैं अपने टॉपिक को। यह आपका टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कह रहा है संविधान सभा संविधान को बनाते समय किस प्रक्रिया का उल्लेख किया। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप कई तरीके से, जैसे कि मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप शायद बड़े आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको, आप जज हो, मान के चलो आप जज हो और आपके सामने कोई केस है, ठीक है, और आप क्या करते हो, एक तरफा मामले को सुनते हो और अपना फैसला सुना देते हो। क्या ये फैसला सुनाने का तरीका सही है? एक जज का काम क्या होता है, वो दोनों तरफ की बातें सुने और फिर उसे जो सही लगे वो उसका फैसला करे, उसे जो सबसे सही फैसला हो, यही होता है ना। लेकिन अगर वो सिर्फ जज एक तरफ की बात सुनेगा और दूसरी तरफ की बात नहीं सुनेगा तो फैसला बड़ा बेकार आएगा। तो दोस्तों, जैसा अगर मान के चलो आपको मैंने जज बनाया था और आपने सिर्फ एक तरफ की बात सुनी, दूसरी तरफ की बात नहीं सुनी, तो आप गलत फैसला ले लेंगे। उसी तरीके से दोस्तों, संविधान सभा, जो भारत का संविधान बना, क्या वो सही तरीके से बना? आप समझ रहे हैं, मतलब कि हमारा भारत का जो आज संविधान है, क्या वो सही तरीके से बना? तो हाँ, क्यों सही तरीके से बना? क्योंकि उसे जिसने भी बनाया उसने दादागिरी से नहीं बनाया, उसे लोगों ने पसंद कर कर आगे भेजा था। तो भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। और संविधान सभा को किसने चुना? लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये संविधान लोगों ने बनाया। तो मतलब ये संविधान बनाने का तरीका सही था। हमारे इधर ऐसा नहीं हुआ कि हमारे इधर कोई भी संविधान बना के चला गया या फिर अंग्रेजों ने संविधान बना दिया। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि भारत का संविधान किन किन तरीक़ों से बना, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई। क्या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जिससे संविधान में नहीं होना चाहिए था? क्या उस संविधान को किसी एक पार्टी ने तो नहीं बना दिया? क्या उसे किसी राजा ने बना कर तो नहीं दे दिया? नहीं। तो हम आज यही पढ़ेंगे कि हमारा संविधान बना कैसे। तो दोस्तों, अब हम नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले यह बताओगे कि भारत का संविधान किसने बनाया है? संविधान सभा ने। ना इसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया है, ना किसी राजा ने बनाया है, ये एक सभा ने बनाया है, एक ग्रुप ने बनाया है, एक एसोसिएशन ने बनाया है, उसके अंदर लोगों ने बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है। और इस संविधान सभा ने सबसे पहली मीटिंग संविधान बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को करी। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, क्योंकि 1946 में भारत आज़ाद नहीं था, भारत जब गुलाम था,
लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भारत ने अपने संविधान को बनाने में तेज़ी दिखा दी। पहली मीटिंग में संविधान को इतनी तेज़ी से नहीं बनाया गया जितना आज़ादी के बाद बनाया गया। ऑस्टिन, दोस्तों इनका नाम है ग्रैंड ऑस्टिन। मैं आपसे पहली बात बताता हूँ ये है कौन, क्योंकि इनका नाम आप कभी भी संविधान की बात होगी तो इनका नाम बहुत आएगा। ऑस्टिन वो हैं जो संविधान के ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं। ठीक है दोस्तों, टिप्पणी मतलब कमेंट करते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। तो ऑस्टिन ने कमेंट करके बताया है कि भारत के संविधान की सफलता के दो मुख्य कारण हैं। दोस्तों भारत का संविधान सफल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि आज भारत को आज़ादी के 70 साल लगभग हो चुके हैं और आज भारत में देखिए तो 70 साल से भारत संविधान से चल रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना संविधान के भारत चला हो। तो मतलब भारत का संविधान कामयाब संविधान है। तो उसने बोला है कि भारत के संविधान की सफलता होने के कारण यह है कि पहली बात तो इसे भारतीयों ने निर्माण किया है। मतलब भारत का संविधान भारत के लोगों ने बनाया है, ऐसा नहीं है किसी दूसरे देश के लोगों ने बनाया है। दूसरा, संविधान निर्माता ने राष्ट्र के आदेशों के अनुकूल संविधान बनाया है। और दूसरा, जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या बना रहे हैं, उन्होंने सोचा कि भारत के लिए हम संविधान बना रहे हैं। उन्होंने आपस में बहुत अच्छी साझेदारी बनाए रखी। तो भारत के संविधान की सफलता के दो कारण क्या है? पहला कारण तो यह है क्योंकि इसको भारत के लोगों ने संविधान को बनाया है। दूसरा यह दोस्तों कि संविधान को बनाने के लिए सबने एकता दिखाई है और उसे देश के फ़ायदे के लिए बनाया। ऐसा संविधान नहीं बनाया जहाँ पे सिर्फ एक धर्म, जाति, लिंग के हिसाब से बनाया हो। ये संविधान सभी के लिए बराबर बनाया है। अगर आप संविधान को देखेंगे तो संविधान में ना पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है ना औरतों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। दोनों को बराबर समझा गया है। सबके लिए कोशिश की गई है कि बराबर समाज बनाया जाए, सबको बराबर मौके दिए जाए। तो भारत का संविधान इस तरीके से बनाया गया है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि देश के संविधान को बनाने में एक पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था, परंतु सत्य नहीं था। तो दोस्तों अगर आप संविधान सभा, मैंने पिछले ही आपको जब वीडियो में दिखाया भी था कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो भारत के संविधान को बनाने वाले में से ज़्यादा लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेस के नेता थे। पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस ने भारत का संविधान बनाया, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि कांग्रेस संविधान सभा को बनाने से पहले जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था तब कांग्रेस विधानसभा में 69% सीटें जीती थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद 82% सीटें जीत चुकी थी। तो देख रहे दोस्तों, पहले 59% जीती थी आज़ादी से पहले विधानसभा में जब अंग्रेजों के साथ चुनाव हुआ था, और बाद में 82%। तो इसका मतलब ये वह लोगों की पसंद थी, कांग्रेस लोगों की पसंद थी, ना कि कांग्रेस ने ज़बरदस्ती चुनाव मतलब कि संविधान को बनाया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बार फिर से आपको ऊपर से थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो, भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। इसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। मीटिंग के बाद भारतीय संविधान आज़ादी के बाद इसे और तेज़ी से बनाया गया। संविधान की सफलता के दो ही कारण है। पहली बात, इसे भारतीयों ने बनाया। दूसरी बात, उन्होंने अपने देश के लिए बनाया, किसी एक धर्म, जाति, लिंग के लिए नहीं बनाया। उसके बाद देश का संविधान बनाने में माना जाता है कि बड़ी पार्टी कांग्रेस का हाथ है, लेकिन ये गलत है क्योंकि वह लोगों की पसंद थी। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। संविधान को बनाने में सारे लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हुई, सब लोगों की इच्छा से पूछा गया। भारत के संविधान में जो भी लोग संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में गए थे, उन्हें लोकतांत्रिक लोगों ने पसंद कर कर भेजा था। चुनाव लड़ कर गए थे वो संविधान सभा में, ऐसे ही नहीं गए थे। तो दोस्तों समझ में आ गया। कांग्रेस इस बात का खंडन करती है कि संविधान बनाते समय एक पार्टी का फिर एक व्यक्ति का प्रभुत्व था, मतलब एक बंदे की नहीं चल रही थी। संविधान सभा को बहुत से लोगों ने मिलकर बनाया था। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। BR अम्बेडकर, जो आपको पता ही है कि वो कांग्रेस के बहुत कट्टर आलोचक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बाद में जनता पार्टी, ऐसी पार्टियां बनाई थी जो कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल संबंध नहीं रखते थे, तो उन्होंने संविधान सभा में बहुत विशेष हाथ था, बहुत बड़ा इन्होंने काम किया था। क्योंकि BR अम्बेडकर आप देखोगे तो संविधान निर्माता ही वही थे, तो संविधान निर्माता ही कांग्रेस ही नहीं था। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बहुत सी बातों पर अपनी चर्चाएं रखी थी। उसके बाद तो हम टोटल ये कह सकते हैं दोस्तों कि संविधान को बनाने में एक पार्टी का हाथ नहीं था। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि भारतीय संविधान को किस तरीके से बनाया गया, भारतीय संविधान को बनाने में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सहमति तथा समायोजन का सिद्धांत। दोस्तों ये क्या होता है? सहमति तथा समायोजन का मतलब होता है कि दूसरे को सहमत करके फैसला लेना। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो, अगर सरकार को
किसी जगह पर मेट्रो बनानी है, सरकार को किसी जगह पर सड़क बनानी है, ठीक है दोस्तों, तो सरकार क्या करेगी, जो उस बीच में ज़मीन आएगी उससे सहमति लेती है। ऐसा तो है नहीं कि अगर उसे मेट्रो बनानी होगी या कोई पुल बनाना होगा तो उस जगह को सीधा मतलब कि कब्जे में ले लेगी, नहीं। वो जो उस जगह पे लोग रह रहे होते हैं उन्हें मार्केट में चल रहे रेट का दोगुना दाम दिया जाता है। फिर उसके बाद उस दुगने दाम के बाद उसको एक वैसी जगह कहीं पास में प्रोवाइड कराई जाती है जितना पास हो सके। उसके बाद उसको और हर्जाना दिया जाता है ताकि वह व्यक्ति सहमत हो अपनी ज़मीन देने को। कभी भी सरकार ज़बरदस्ती कोई ज़मीन नहीं छीन सकती, कोशिश करती है कि लोगों को सहमत किया जाए, ठीक है दोस्तों। अब इतना सहमत किया जाता है कि जिससे व्यक्ति खुश हो जाए, तो इसीलिए दोस्तों सहमत करना होता है। तो वैसे ही भारत के संविधान को बनाने में सहमत किया गया है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में, अब मान के चलो जैसे एक ये एग्जाम्पल है, इसको सीधे मतलब ये मत समझिएगा कि ये चीज़ हुई थी। जैसे कि चोरी करने पर सऊदी अरब में हाथ काट देते हैं, ठीक है दोस्तों। और अमेरिका में या अगर आप ब्रिटेन की तरफ देखोगे तो क्या होता है, ज़मानत दे दी जाती है कि भाई ज़मानत दे दी जाती है, कई बार माफ़ भी कर दिया जाता है। तो देखो, एक जगह चोरी करने पर हाथ काट रहे हैं और दूसरी जगह चोरी करने पर उसको ज़मानत दे रहे हैं, तो दोनों में ही सही चीज़ क्या है, दोनों ही अपनी जगह सही है। अगर हाथ काटेंगे तो दोबारा चोर हिम्मत नहीं करेगा, कोई नया चोर नहीं बनेगा। और दूसरी बात, अगर हम ज़मानत देंगे तो वो व्यक्ति बिगड़ सकता है, क्या पता वो सुधर जाए जब उसको रियलाइज़ हो जाए कि यार आगे से मुझे ऐसा नहीं करना, सरकार ने मुझे एक मौका दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आ रही बात, दोनों चीज़ें हैं, चोरी करने पर 2 सज़ाएँ, ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। तो जब संविधान में सभा में लोग बैठते थे तो ऐसे कई जगह पर टकराव हो जाते थे कि ये संविधान में ऐसे कानून होने चाहिए तो संविधान में ऐसा कानून होना चाहिए। तो ऐसे समय में क्या होता था, दोनों के बीच में सहमति बनती थी, दोनों एक जगह आकर सहमत हो जाते थे। तो समझ में आ गई बात दोस्तों, सहमत तथा समायोजन का सिद्धांत क्या होता है। तो भारतीय संविधान को बनाने में सहमत तथा समायोजन के सिद्धांत का प्रयोग हुआ, मतलब कि सबने सहमत होकर उस पर अपने कानून बनाए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग मना कर रहे हैं इस कानून को बनाने में तब भी बना दिया हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था कमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ग्रैनवेल ऑस्टिन, मैंने ऊपर ही बताया था कि उन्होंने अपनी किताब लिखी, उन्होंने बताया कि भारत का संविधान के ऊपर कमेंट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल संविधान है ये, उन्होंने ये बोला। इस किताब का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सब भारतीयों ने संविधान बनने से पहले कई संविधान निर्माता या फिर बहुत बड़े देशों ने यह टिप्पणी की थी कि भारत जैसा देश कभी अपना संविधान खुद नहीं तैयार कर सकता। देखो दोस्तों, इसलिए बोला गया था कि भारत संविधान तैयार नहीं कर सकता क्योंकि हमारे इधर जाति में भेदभाव था, हमारे इधर औरतों और पुरुषों में भेदभाव था, क्योंकि खुद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन जगहों पर भी दासों को बड़े दिनों बाद अधिकार मिले थे, काले गोरों को बड़े दिनों बाद अधिकार मिले थे, वहाँ पे महिलाओं को अधिकार देर से मिला था। तो ऐसे में भारत सीधा सबको अधिकार एक ही बार में सबको समान कर रहा था। तो उसीलिए उन देशों ने कहा कि भारत इतना सही संविधान बना ही नहीं सकता, जैसा संविधान बना रहा है वैसा लोग पालन ही नहीं करेंगे। तो यही बोला गया, संविधान तैयार कर लेगा तो उसे लोग पालन नहीं करेंगे और अत्यधिक समस्या आएगी, क्योंकि भारत जो चीज़ें करने जा रहा था वह कोई भी संविधान उस तरीके से नहीं ला पाया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर संविधान में कुछ दिनों के बाद ही बदलाव आए थे और उसे जनता ने स्वीकार किया था। भारतीय संविधान बिना किसी त्रुटि का संविधान था, इस कारण भारतीय संविधान पर सभी की आंखें टिकी थी। तो दोस्तों, भारत ने ऐसा संविधान बना के दिखा दिया और उसे लागू भी करके दिखा दिया और लोगों ने उसकी इज्जत भी कर दी। तो इससे ये पता चल गया कि भारत ने एक दुनिया में इतिहास रच दिया। तो इससे ये पता चलता है कि भारत का जो संविधान था वह संविधान दुनिया का सबसे सफल और सबसे सरल संविधान था। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने यह बताया है कि भारतीय संविधान को 3 विधियों के द्वारा तय किया गया है। 3 विधियों में 3 तरीकों, समायोजन के सिद्धांत, सहमति से फैसले लेने का सिद्धांत और परिवर्तन के साथ स्वीकार करना। अब दोस्तों, मैं तीनों समझा देता हूँ, फिर हम इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे। समायोजन के सिद्धांत मतलब भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो सभी के मत को लिया गया, ऐसा नहीं किसी एक ने अपनी ज़बरदस्ती से बना दिया संविधान को। संविधान समायोजन के सिद्धांत से बना, सभी के मत से अनुसार संविधान बना। सहमति से फैसले लेना, सबकी कद्र करना। अगर कोई कह रहा है कि संविधान में ये चीज़ होनी चाहिए, फिर दूसरा उससे अच्छा आइडिया दे रहा है तो उस अच्छे आइडिया की कद्र करना। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई भाई भतीजावाद या फिर
कुछ अपनी चलाने वाली बात हो रही थी, नहीं, वहाँ पर सबकी सहमति लिया थी। फिर उसके बाद परिवर्तन के साथ स्वीकार करना, कई चीज़ें संविधान में ऐसी बन जाती थी फिर उसमें बदलाव भी कर लिया जाता था तो उसे स्वीकार कर लिया जाता था। तो इसका मतलब यह संविधान को बनाने में सबसे अच्छे तरीके से संविधान को बनाया गया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखनी है। जब भी आपका ये क्वेश्चन अगर आ गया दोस्तों कि भारत का संविधान बनाते समय किन प्रक्रियाओं का उल्लेख हुआ, तो पहले आपको ये इंट्रोडक्शन में लिखना है कि ऐसे ऐसे संविधान बना, ऐसे इसमें ये चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें हुई। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि किन तरीक़ों से, तो ये 3 तरीक़ों से संविधान को बनाया गया। तो दोस्तों सबसे पहला है समायोजन का सिद्धांत। अब समायोजन का सिद्धांत क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझाया था समायोजन का, वो गवर्नमेंट वाला एग्जाम्पल देके। तो दोस्तों समायोजन के सिद्धांत का अर्थ होता है 2 चीज़ों का या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों का समावेशन करना, जिसमें 2 व्यक्ति या फिर 2 से ज़्यादा व्यक्ति या फिर 2 विचारों को आपसी हित में टकराना और टकराने के बाद उनके विचारों को समीक्षा करना और दोनों को उचित स्थान देना। देखो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि समायोजन के सिद्धांत में 2 हो, जैसे मान के चलो आप कि अगर आप कभी मॉनिटर बने हो क्लास के या हेड बॉय बने हो या फिर आपको कभी जीवन में मौका मिला, तो अगर आप किसी भी जगह के हेड बनोगे, कोई नेता बनोगे या किसी भी जगह हेड बनोगे, मैनेजर बनोगे कहीं भी, तो आप क्या करोगे, सबकी विचारों को लेकर चलोगे, अपनी अपनी नहीं चलाओगे। तो वही होता है समायोजन। तो भारतीय संविधान में जो 2 से ज़्यादा कितने सारे लोग थे सभा में, तो सबकी इच्छाओं को, सबकी मानसिकताओं को रखा गया, ठीक है, चाहे उनके आपस में टकराते थे और विचार टकराते थे, विचार टकराने के बावजूद उनके विचारों की समीक्षा होती थी, देखा जाता था किसके विचार अच्छे हैं, जिसके विचार सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे फिर उसके विचारों को संविधान में रख दिया जाता था। तो समायोजन का सिद्धांत ये है। अब उदाहरण के लिए बता रहा है संघात्मक तथा एकात्मक तत्व के बीच में संबंध। भारत को संविधान निर्माण करते समय यह बहुत ही कठिन समस्या थी, जब भारत यह समझ नहीं पा रहा था कि भारत संघात्मक शासन अपनाए या एकात्मक शासन अपनाए। कई अन्य राज्य थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे, उनके जाति धर्म उनका अपना एक अलग संस्कृति थी, परंतु भारत इन सबके बावजूद संघात्मक एकात्मक दोनों को साथ लेकर चला। देखो दोस्तों संघात्मक और एकात्मक में क्या फ़र्क है। संघात्मक मतलब होता है जैसे आज के टाइम में कि सारे राज्य अलग अलग होंगे, ठीक है, और भारत उन सबसे मिलकर चलेगा, ठीक है, जब मर्जी कोई राज्य चाहता तो हमसे अलग हो जाता, तो इसका मतलब है संघात्मक। एकात्मक मतलब है सारे राज्य किसी के राज्य नहीं थे, सारा देश भारत होता, ये पंजाब गुजरात महाराष्ट्र नहीं होता, पूरा देश भारत होता, ये होता है एकात्मक। संघात्मक मतलब होता कि सब जैसे आज के टाइम में सब अलग अलग हैं, ठीक है, जैसे पंजाब अलग है, गुजरात अलग है, गुजरात की सरकार गुजरात को चलाती है, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र को चला रही है। तो ये मतलब यहाँ पर ये था कि संघात्मक भी कैसे हो, संघात्मक होना जरूरी था क्योंकि हर धर्म, गुजरात की भाषा अलग है, गुजराती अलग भाषा है, राजस्थान की अपना कल्चर है, महाराष्ट्र का अलग कल्चर है। और एकात्मक में क्या होता है, इन सबको अगर हम एक करते तो ये लोग आपस में गुस्सा हो जाते। तो भारत सरकार परेशान हो गई कि संघात्मक को अपनाए, संविधान सभा परेशान हो गई, संघात्मक अपनाए हर एक राज्य को अपनी स्वतंत्रता दे दे, या एकात्मक अपनाए कि हम सब एक होकर काम करें। तो ऐसे टाइम में क्या हुआ दोस्तों, संविधान सभा ने समायोजन का सिद्धांत निकाला, सभी के बातों को माना, उन्होंने संघात्मक भी मान लिया, एकात्मक भी मान लिया। जैसे अभी हमारे देश में संघात्मक शासन है नॉर्मल, दिल्ली अपने अलग जगह चल रही है, पंजाब अलग चल रहा है, गुजरात अलग, महाराष्ट्र अलग। लेकिन अगर हमारे देश में कोई भी दिक्कत आती है तो ये सारे के सारे राज्य एक हो जाते हैं, एकात्मक हो जाते हैं। तो भारत ने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, समायोजन कर लिया, चीज़ों को मिला लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ में आ गया समायोजन का सिद्धांत कि फैसला लिया, कभी ये नहीं किया कि संघात्मक को सिर्फ अपना ले एकात्मक को छोड़ दे, या एकात्मक को अपना ले संघात्मक को छोड़ दे। तो ये चीज़ भारतीय संविधान सभा ने करी। यही चीज़ केंद्रीय और विकेंद्रीकरण में हुआ। दोस्तों केंद्रीय और विकेंद्रीकरण क्या है, तो केंद्रीय और विकेंद्रीकरण दोस्तों यही है कि भारत का केंद्र में हिस्सा होना चाहिए, विकेंद्र और केंद्र में क्या फ़र्क है पहले ये समझ लो। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब ये सब सरकारें हैं दोस्तों, ठीक है, ये सब अगर अपने अपने राज्य से चलती, ठीक है, और यही पूरे मिलकर भारत को चलाते, तो ये होता विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण जैसे प्रधानमंत्री हमारे सारे फैसले लेते देश के, तो ये हो गया केंद्रीकरण। तो दोस्तों ऐसा नहीं है ना कि गुजरात का कानून, अब जैसे गुजरात में शराब नहीं बिकती, बिहार में नहीं बिकती, लेकिन दिल्ली में बिकती है, क्यों, क्योंकि दिल्ली सरकार चाहती है शराब बिके, या फिर वो उसे चाहते उसको कि ये शराब बेकार चीज़ नहीं है। वहीं गुजरात और बिहार सरकार मना करती है, कई राज्यों में अलग कानून है, कई राज्यों में अलग। तो ये होता है विकेंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, अलग अलग जगह से शक्ति चलना। केंद्रीकरण में क्या होता है, अगर एक बार देश में शराब चलती तो गुजरात बिहार को भी चलानी पड़ती।
तो ये होता है विकेंद्रीकरण। तो भारत ने क्या किया, दोनों को मिलाकर चला है। अगर आज के टाइम में देश पर कोई भी आपदा कभी ना आए, अब कभी ऐसी आती है तो ये सब केंद्र हो जाएंगे और वो विकेंद्र हो जाएंगे। तो सब कुछ वैसे विकेंद्रीकरण चल रहा है, लेकिन जब भी कोई दिक्कत आएगी तो हम केंद्रीकरण बन जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, केंद्र और विकेंद्र को अपना लिया कि सही, सब कुछ सही चलने पर विकेंद्रीकरण, और जब गलत कुछ हो जाएगा तो सब केंद्रीकरण हो जाएगा। वैसे ही संघात्मक में, वैसे संघात्मक, और जब कुछ भी गड़बड़ आ जाएगी तो एकात्मक। तो भारतीय संविधान में समायोजन हुआ, मतलब कि दोनों चीज़ों को ऐड कर कर बढ़िया चीज़ रखी गई। अब दोस्तों यही चीज़ हुई थी विदेशी संविधान को अपनाने में, कि भारत विदेशी संविधान को अपनाए या नहीं अपनाए। तो कई लोग कहते थे, कई संविधान सभा के लोग कहते थे कि भारत को विदेशों से कोई चीज़ नहीं अपनानी चाहिए, तो कईयों ने कहा अपनानी चाहिए। तो भारत ने क्या किया, कुछ चीज़ें खुद की बनाई और कुछ चीज़ें विदेशी संविधान से अपना ली। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि कई संविधान निर्माता यह मानते थे कि भारत को विदेशी संविधान से कुछ नहीं अपनाना चाहिए तथा शुरू से नया संविधान बनाना चाहिए, परंतु इस बातों को भी माना गया और नहीं भी। तो देखो दोस्तों, आपको पता ही है, कुछ चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली, कुछ इंग्लैंड से, ब्रिटेन इंग्लैंड से ली, कुछ अमेरिका से ली, कुछ फ्रांस से ली, कुछ रूस से ली, और कुछ चीज़ें हमने खुद ही बनाई। तो यहाँ पर यही बताया गया दोस्तों कि कई बार समायोजन के सिद्धांत को माना गया। समायोजन के सिद्धांत मतलब चीज़ों को शामिल किया गया, संघात्मक एकात्मक में समायोजित कर लिया गया दोनों को, केंद्रीय विकेंद्रीकरण दोनों को समायोजित कर लिया गया, विदेशी संविधान को अपनाना है नहीं अपनाना ये भी कर लिया गया। तो इस तरीके से संविधान को बनाया गया। तो ये था दोस्तों आपका समायोजन का सिद्धांत। अब दोस्तों ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बताया है कि संविधान के सहमति से निर्णय में उन्होंने यह विशेष रूप से देखा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, सहमति से निर्णय, हमारे संविधान की दूसरी खासियत क्या थी कि सबकी सहमति ली जाती थी, ये नहीं कि सब मना कर रहे हैं और संविधान बना दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वो सहमति से वाला। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने यह बताया कि सहमति से निर्णय में उन्होंने यह विशेष रूप से देखा कि सहमति से निर्णय लेते समय संविधान सभा में एक माहौल था जिसके अंतर्गत उन्हें 3 बातों का विशेष प्रभाव था: एकता, आदर्श, विद्यमानता। इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों ऑस्टिन ने ये बताया कि संविधान सभा में जितने भी लोग बैठे थे उनके अंदर एक खासियत थी, वो दुश्मनी लेके नहीं बैठे थे, एकता से बैठे हुए थे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मान के चलूँ, अगर मैं आपकी क्लास एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप एक क्लास में देखिए, हमारे कहीं भी देखिए, तो क्या होता है कि एक टुकड़ापन होता है। जैसे अगर एक परिवार में देख लीजिए तो क्या होता है, मामा चाचा सारे एक नहीं होते कभी भी। आप देखते हो बहुत कम ही कोई परिवार आपको दिखेगा जिनमें एकता होती है, उनके आपस में ही टूट फूट होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उनके आपस ही टकरा रहे होते हैं। लेकिन भारत का संविधान बनाने में जब हर कोई अलग अलग धर्म का था, अलग जाति का था, अलग रंग का था, अलग रूप का था, फिर भी सब में एकता थी, सब में एक भावना थी, भारत संविधान, भारत राष्ट्र, ये वाली भावना थी। तो एकता थी। आदर्श, एक अच्छी चीज़ देना, एक डिसिप्लिन था, एक रिस्पेक्ट थी कि हमें अच्छा संविधान बनाना है। विद्यमानता मतलब एक तरीके से उनको विद्यमान था कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, संविधान एक अच्छा बनना चाहिए, देश को हमें कुछ बनाना है, ये वाली सोच थी। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही थी कि सबको सहमत करने में कि वो एकता से चलते थे, आदर्शों पर चलते थे और विद्यमानता पर चलते थे। तो ये 3 चीज़ें गौर करी गई भारतीय संविधान को बनाते समय। संविधान में कोई भी कानून निर्माण किया जाता था तो उस पर अत्यधिक लोग मत देते थे। तो देखो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के वोट मिलने के बाद ही कोई कानून पास होता था और वो संविधान बनाने में यूज़ किया जाता था। जैसे कि जो भी संविधान के अंदर कोई भी धारा या फिर कोई विचार को शामिल करना होता था तो उस पर सारे के सारे संविधान सभा के व्यक्ति विचार विमर्श करते थे, उस पर बहस करते थे कि वह किस प्रकार से सही होगा, किस प्रकार से गलत होगा, परंतु जहाँ तक लोगों के मत की बात है उसे एक्सेप्ट किया जाता था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब संविधान में कोई भी कानून बनाया जाता था, कोई भी मत रखे जाते थे, तो उस मत को रखते समय या उस कानून को रखते समय सबसे पूछा जाता था। तो सब उस पर बताते थे किस तरह सही होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई किस तरीके से एक चोरी करने पे हाथ काट देना चाहिए या फिर एक मौका देना चाहिए। तो उस समय सब अपने अपने मत देते थे और उन मतों के बावजूद ही उसे पास किया जाता था। जैसे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। अगर पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेगा तो महिलाएं किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगी, पुरुष कहीं उसका गलत उपयोग तो नहीं करेंगे, कहीं वह समाज में दबाया तो नहीं जाएगा। तो कई चीज़ें ऐसे कई चर्चाएं चलती रहती थी और लेकिन उन चर्चाओं पर सबकी बात मानी जाती थी। उन चर्चाओं के बाद जो सही लगता था उसे अपनाया जाता था। तो दोस्तों ये था क्या, सभी का मत का अधिकार।
सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। संविधान की सभी कमेटियों में हर एक वर्ग, धर्म, जाति का सहयोग था, चाहे वह कांग्रेस के कटु आलोचक ही क्यों न हो। ऐसा बताया जाता है कि संविधान को बनाते समय वाद विवाद को सहमति में तब्दील किया जाता था और कोशिश की जाती थी किसी भी तरीके से लोग अत्यधिक सहमत हो किसी भी विचार पर। तो देखो दोस्तों, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मतलब हर एक धर्म, जाति, सबको एक मौका दिया गया था। और कांग्रेस तो आपको पता ही है कि कांग्रेस में हर एक धर्म जाति के लोग थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि कांग्रेस के जो कटुआ बी आर अम्बेडकर हो गए, ये सब कांग्रेस को पसंद नहीं करते, तब भी संविधान सभा में इनका विशेष महत्व था। तो मतलब संविधान को बनाते समय हर एक धर्म, जाति, वर्ग, पार्टी के लोगों ने इसे मिलकर बनाया। ऐसा बताया जाता है कि संविधान को बनाते समय वाद विवाद को सहमति में तब्दील किया जाता था। अगर किसी बात पे झगड़ा हो रहा होता था तो उसे वो क्या करते थे, बातचीत में तब्दील करके उसे ठीक कर लेते थे। और कोशिश की जाती थी कि अत्यधिक लोग, जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने उस पर सहमत हो। संघीय ढांचे, भाषाई आधार, इन सब के ऊपर संविधान सभा में खूब बहस चली, परंतु बाद में इनका फैसला निकाल लिया गया। जैसे दोस्तों, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो देखो, आपको पता है राज्य भाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, भाषा के आधार पर फैसला लिया गया। संघीय ढांचे, तो कई चीज़ें हुई, तो सब लोगों के मतों को इसमें रिस्पेक्ट की गई। तो ये संविधान को बनाते समय सभी लोगों की सोचों को जगह दी गई। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि संविधान बनाते समय किन किन तरीकों का प्रयोग हुआ। एक तो समायोजन के सिद्धांत और सहमति से फैसला लेने का सिद्धांत। अब परिवर्तन के साथ स्वीकार करना क्या है, तो देखो दोस्तों, परिवर्तन के साथ स्वीकार करने में भारतीय संविधान के निर्माता का यह उद्देश्य था कि किसी मौलिक अथवा आदर्श संविधान का निर्माण करना नहीं था। वे चाहते थे कि शिक्षा और व्यवहारिक होगा। देखो दोस्तों, ये कक्षा नहीं, शिक्षा और व्यवहारिक संविधान का निर्माण हो। विदेशी संविधानों क्यों उपनिवेशकों को अपने संविधान से ग्रहण कर लिए जान देश में सफलतापूर्वक काम कर रही थी और भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थी। इस संबंध में उल्लेखनीय बात यह थी कि विदेशी संविधान उसे कुछ व्यवस्थाओं को सोच समझ कर तथा उसके अंदर बदलाव करके ही ग्रहण किया गया, जो हमारे भारत के हिसाब से सही थी। तो देखो दोस्तों, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे 1919 का एक्ट, ठीक है दोस्तों, संविधान बहुत ज़्यादा संविधान तो 1919 से एक्ट के लिए से लिया गया है, फिर उसके बाद 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो दोस्तों, 1935 और 1919 का जो एक्ट था वो अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है, लेकिन हमने उसमें से कुछ बदलाव करके उसे अपने संविधान में रख लिया। उसके बाद हमने अमेरिका से जो अच्छी चीज़ लगी उसे रख लिया। तो हमने किसी भी चीज़ को परिवर्तन कर दिया, चीज़ में बदलाव कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर हम भारत के लोग, ये हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, लेकिन उसका मूल कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। तो हमने किसी भी चीज़ को स्वीकार किया किस रूप से, बदलाव के साथ, उसके अंदर चेंजेस किए, जो गलत था उसे हटा दिया, जो सही था उसे अपना लिया। तो दोस्तों, इस तरीके से, इस प्रक्रिया से भारतीय संविधान का तैयार किया गया। तो दोस्तों, यही आपका टॉपिक है। इसके अंदर आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2015, 17, 18, हाँ 18 तक तीन बार ये आया हुआ है क्वेश्चन कि संविधान में नमा को थोड़ा उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा ये वाला जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसे आप लिख सके। प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, नोवेल कोरोना वायरस से अपने आप को बचाइए। सिर्फ मैं आपको यही कहूँगा कि घर में रहिए, और उसके अलावा WHO की गाइडलाइंस पढ़िए। किसी भी अफवाह को मत पढ़िए, कुछ भी आए उसे सच मत मानिए। सिर्फ WHO की गाइडलाइंस पढ़िए और उसके अनुसार कार्य करिए। दोस्तों, हमेशा हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करिए और अपना ध्यान रखिए। आसपास देखिए, अगर कोई भूखा है तो यार ज़रूर उसे अपने कोशिश करना उसे वो भूखे ना सोए। उसके अलावा दोस्तों, जितना आप दूसरे को जागरूक कर सकें इन चीज़ों के लिए, जागरूक करिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।